जो हमारी सीरीज़ है 250 प्लस लेक्चर्स की, उसका ये अगला पार्ट है और इसमें वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि ये डे बाय डे ये सीरीज़ चलेगी। और इसमें जो है एवरी डे 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस क्या करनी है कि आपको पहले इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को देख लेना है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जब भी ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम प्रीलिम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे GS 1 से लेकर GS 4 इंक्लूडिंग आपके जो कंपलसरी पेपर है और हिंदी लिटरेचर है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारे लेक्चर्स में। और जो इंक्लूडिंग एसए पेपर्स, एसए के जितने भी टॉपिक्स आए, जितने भी एसए नंबर आए हैं उन्हें सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद इन द टाइम बाउंड मैनर। तो हम प्रीलिम्स के पहले पहले जो मार्च तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 250 प्लस लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम बना रहे हैं और बहुत मेहनत भी लग रही है क्योंकि यहाँ पर जब इसके क्वेश्चन पेपर बनाना, क्वेश्चन को सेटअप करना, कैसे कैसे क्वेश्चन लेना है, उनके आंसर कैसे फ्रेम करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज के उसमें जो भी हम आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स है, हमारा जो GS 1 का चैप्टर्स है वो आर्ट एंड कल्चर से आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके ओरिएंटेशन से हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से, जैसे 2025, 24, 23 से लेकर 2013 तक डिस्कस करेंगे। 10 to 12 ईयर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं सारे GS के, ठीक है, जनरल स्टडीज़ के। तो चलिए देखते हैं कि हम एवरी डे 5 क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले इन्हें क्या करना है आपको कि इन 5 क्वेश्चंस को देख लेना है, कैसे इनके कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, कैसे इनको फ्रेम करना है। ठीक है, तो ये सब देख के आप खुद से फिर इसके बाद जो प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपका थ्रू आउट द डे यू विल बी अचीव योर होल डे टारगेट्स। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है ये रिलेटेड है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। तो आप इजी तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स बस पूछ रखा है किसका, आर्किटेक्चर का। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर बनाया गया था, बने हुए थे, उनके कंटेक्स्ट में पूछा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एग्जामिन द मेन आस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। जो अकबर्स के रिलीजियस सिंक्रेटिज्म थे, उनकी वैल्यूज़ थी, क्या क्या सोच थी अकबर की, वो यहाँ पर डिस्कस करना था, मेन आस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन है, द स्कल्प्टर्स फिल्ड द चंदेल आर्ट फॉर्म विद रेजिलियंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ। देखो चंदेला, जो चंदेल डायनेस्टी थी उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को पूछा गया। स्कल्प्टर जो खजुराहो टेम्पल है उसके उसमें कंटेक्स्ट में आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट 4 है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। 2024 में क्वेश्चन था और बहुत इजी था, जो कि आप अगर दिए होंगे तो ये आपको बिल्कुल इजी लगा होगा। और जो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नहीं भी दिए हैं, उनके लिए आगे ये लेसन है कि आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बिल्कुल ईजी वे में सोचना है और उन्हें पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बीच का जो सोसाइटी और इकोनॉमी, हमें कीवर्ड को फाइंड आउट करना है कि क्या क्या मतलब मेंशन करना है अपने आंसर में। तो सोसाइटी और इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में जो चेंजेस हुए ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड में, उसके कंटेक्स्ट में बात करनी थी। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवाज ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। तो जो पल्लव डायनेस्टी थी कांची के, ठीक है, उनकी कैपिटल जो है वो कांची थी, तो उसमें जो आर्ट एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ साउथ इंडिया में, उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन रहा पल्लवास का, वह मेंशन करना था, एस्टिमेट करना था। ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड भी ध्यान रखना है, जैसे डिस्कस, एग्जामिन, एल्यूसिडेट। ठीक है, और ये अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें, एस्टिमेट, ये सारी चीज़ें देख के चलना है। डायरेक्टिव वर्ड का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना आज के, कैसे इसे फ्रेम करना है। ठीक है, तो ये है
और साथ साथ क्या है, आपको देखना है कि क्या क्या मतलब यहाँ पर मेंशन करना है और क्या क्या लिखना है और डायरेक्टिव वर्ड में कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, तो जैसे हड़प्पन आर्किटेक्चर सैलेंट फीचर्स लिखना है हड़प्पन आर्किटेक्चर का, और इसका डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। ठीक है, तो इंट्रो में वही चीज़ भी लिखना है। इंट्रो आपका रिफ्लेक्ट करेगा कि एग्जामिनर आपके इंट्रो को देख कर ही पहचान जाएगा कि आपका आंसर कैसे होने वाला, बॉडी कैसे होने वाली है। ठीक है, तो सीधी सी हम एक डायरेक्टिव वर्ड लिखेंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड लिख देना है। ठीक है, और इसका जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जैसे अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उसके कंटेक्स्ट को लिख देना है। इट्स रिमेन्स द हाईलाइट हाई डिग्री ऑफ स्किल इन टाउन प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन। देखो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप मेंशन करेंगे वो भी बॉडी में उन्हें ही इलाबोरेट करना है। जैसे अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, तो ये सबसे पहले आपको मेंशन करना है। जैसे बॉडी में देंगे अर्बन प्लानिंग एंड टाउन लेआउट। ठीक है, तो इनके जो आप इतना बड़ा आंसर नहीं लिखेंगे, केवल छोटे छोटे मतलब उसमें छोटे छोटे जो आपके वर्ड्स होंगे, छोटे छोटे लाइन्स होंगी, वो यहाँ पर फ्लो चार्ट या फिर बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर मेंशन है। तो अर्बन प्लानिंग एंड टाउन लेआउट, तो सबसे पहले ग्रिड पैटर्न लिखेंगे कि अर्बन जो प्लानिंग थी, टाउन लेआउट था, वो ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड था। ग्रिड पैटर्न कैसे थे, जैसे सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वर लेड आउट इन अ ग्रिड सिस्टम विद स्ट्रीट्स कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल। तो स्ट्रीट जो बनी हुई होती हैं कहाँ पर, मोहनजोदारो और हड़प्पा में, वो राइट एंगल पर कट करते हैं। तो बस इतना ही लिखना है ग्रिड पैटर्न के उसमें। डिवीजन इनटू सिटाडल एंड लोअर टाउन, अब सिटाडल और लोअर टाउन के भी यहाँ पर डिवीजन करना है। जैसे कि अपर टाउन में क्या होता है, सिटाडल जो होता है वो से अपर टाउन बोला जाता है। यहाँ पर रेज्ड एरिया प्लेटफॉर्म होता था, जो इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी जैसे ग्रेनरीज और ग्रेट बाथ। यहाँ पर जो सिटाडल होता था वो जो अपर क्लास के लोग थे वो मीटिंग करते थे, उनके लिए यहाँ पर बना हुआ था। लोअर टाउन में जो जनरल पीपल रहते थे, कॉमन पीपल, वो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया, उनका रेजिडेंशियल एरिया था। ठीक है, और जोन कैसा होता था, जोनिंग कैसे बनी होती थी, डिस्टिंक्ट एरियाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, क्राफ्ट्स एंड हैबिटेशन। तो ये सारी मेंशन करनी है। बिल्डिंग मटेरियल्स, अब बिल्डिंग मटेरियल जैसे मटेरियल कैसे यूज किया जाता है बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, तो बेग्ड ब्रिक्स यूज किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे 1:2:4। तो ये ज्योमेट्रिक फॉर्म, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसका जो रेशियो है वो चलता है। यूज्ड एक्सटेंसिवली, यूनिफॉर्म इन साइज इंडिकेटिंग जो सेंट्रल कंट्रोल है। ठीक है, आल्सो यूज मड ब्रिक्स एंड स्टोन लोकली अवेलेबल, जो वहाँ पर लोकली अवेलेबल होता था उसका भी यूज किया जाता था। मोर्टार वॉज रेयरली यूज्ड, प्रिसीजन इन ब्रिक लेइंग वॉज रिमार्केबल। ठीक है, तो ब्रिक लेइंग जो लेआउट था उनका, जैसे कि कैसे उनको लगाना है कि एक दूसरे से कनेक्टेड करना है। जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे है तो यहाँ पर ये लगाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे कि दोनों क्या है, ऊपर नीचे के दोनों जो ब्रिक्स है वो सेटअप इंटर कनेक्टेड हो एक दूसरे से। ठीक है, ताकि वो जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेकआउट ना हो सके। पब्लिक आर्किटेक्चर, अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर लिखा है ना, ये आर्किटेक्चर पहले लिखा है हमने, अर्बन प्लानिंग किया, देन आर्किटेक्चर लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट हमारा होगा पब्लिक आर्किटेक्चर। तो जैसे आर्किटेक्चर में ग्रेट बात लिखेंगे, मोहनजोदारो में ये स्थित है। तो वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, वाटर प्रूफ्ड ब्रिक वर्क विद बिटुमिन, तो बिटुमिन लगाया जाता है। यहाँ पर ब्रिक वर्क जब करते हैं तो वाटर प्रूफ होते हैं, तो वाटर अंदर ना जा पाए जैसे कि, और स्ट्रक्चर को वो डैमेज ना कर सके, तो यहाँ पर वाटर प्रूफ्ड होता था। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, जैसे ग्रेट बाथ ऐसे है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वाटर प्रूफ्ड होता था, है ना, कि वाटर अंदर ना जा पाए, ताकि उसे जो स्ट्रक्चर है उसे रिड्यूस ना कर पाए या फिर उसे डैमेज ना कर पाए। स्टेप्स लीडिंग डाउन साइड रूम्स पॉसिबली फॉर रिचुअल्स। ठीक है, रिचुअल्स भी यहाँ पर करा जाता है। और ग्रेनरीज जैसे मोहनजोदारो या फिर जो हड़प्पा था वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक
ठीक है, और लोथल में भी ग्रीनरीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये आपके लिए लेसन है कि इनको आप याद करते चलें कि हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल में ग्रीनरीज देखने को मिलती हैं, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैसिव स्ट्रक्चर्स विद वेंटिलेशन, वेंटिलेशन भी होता था, लाइकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन्स, ठीक है। असेंबली हॉल भी यहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मोहनजोदारो में। लार्ज पिलर हॉल्स परहैप्स फॉर गैदरिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, नेक्स्ट है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड हाउसेस यूजुअली 1 to 2 stories built around a central courtyard, rooms opened into the courtyard not directly to streets, ये प्राइवेसी के लिए था। बाथरूम्स एंड ड्रेन्स, almost every house had private wells, bathrooms and access to covered drainage. Drainage and water management, advanced drainage system, covered drains running along main streets, inspection holes for cleaning एंड सॉक पिट्स एंड स्ट्रीट ड्रेन्स, ये यहाँ पर मिलता है और ये ड्रेनेज पर्पज़ के लिए बनाया जाता था। वेल्स वर कॉमन, वेल्स तो ऑलमोस्ट एवरी हाउस में वेल्स भी होते थे। ये प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर दूर नहीं जाना पड़ता था, एक गैदरिंग नहीं होती थी, अपने अपने हाउस में ही वो वेल्स बनाए रखते थे। तो ये कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। जैसे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जैसे इजिप्टियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। फोर्टिफिकेशन की बात करें तो फोर्टिफिकेशन कैसे होता है, तो मैसिव वॉल्स आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदाड़ो में, और फ्लड प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस और डिमार्केशन होता था सेक्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में। तो ये फ्लड प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रक्चर बने होते हैं, फोर्टिफिकेशन किया जाता था। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जैसे डॉक यार्ड लोथल में आपको देखने को मिलता है, और सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स एट कालीबंगन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो है इन साइट्स में देखने को मिलती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंजीनियरिंग स्किल्स, अब इंजीनियरिंग स्किल्स को भी मेंशन किया गया है कि जैसे रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जैसे ब्रिक्स में, वेट्स में, लेआउट्स, तो इनका जो मेजरमेंट था वो एक्यूरेट मेजरमेंट करके बिल्ड करे जाते थे, ठीक है। सजेस्ट अ हाई डिग्री ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड अथॉरिटी, तो सेंट्रल प्लानिंग और अथॉरिटी भी हाई डिग्री में थी। और देखो कंक्लूजन ये मेंशन करना है एज पर योर बॉडी, ठीक है, जो भी बॉडी में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंक्लूड भी करना है। तो जैसे कि हड़प्पन आर्किटेक्चर रिवील्स अ सिविलाइजेशन हाईली एडवांस्ड इन अर्बन डिज़ाइन, सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड पब्लिक आर्किटेक्चर फार अहेड ऑफ इट्स टाइम। Unlike contemporary civilization, Mesopotamia, Egypt, which emphasized monumental religious structures, the Harappans focused on practical, civic and functional architecture reflecting a unique socio-economic orientation. तो कंक्लूजन में सिर्फ वही चीज़ देना है जो आप बॉडी में मेंशन किए हैं, जैसे रिमार्केबल आर्किटेक्चर जो उसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में नहीं मिलती हैं, मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन में। और यहाँ पर जो इसको भी मेंशन कर देना, जो अब जो प्रेजेंट डे है वो देखा जाए तो बहुत सारी सिटीज़ इंडिया की और इवन पाकिस्तान की सिटीज़ वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। ये चीज़ है कि अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म कैसे है, तो हम इसे बिल्कुल बेसिक में इसके आंसर को फ्रेम करेंगे। जैसे मेन एस्पेक्ट्स ही बस लिखना है, ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, मेन एस्पेक्ट्स लिखना है। जो अकबर्स की रिलीजियस पॉलिसी थी, अकबर्स के रिलीजियस पॉलिसी के टूवर्ड्स जो उस अकबर्स के देखने का नज़रिया था डिफरेंट रिलीजन का, वो इंक्लूसिव था और सस्टेनेबल था, एक दूसरे को जो मतलब सेकुलर पर्सपेक्टिव था और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को ही बिल्ड करना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसे अकबर के टाइम में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसलिए कहते हैं ना अकबर द ग्रेट, ग्रेट इसीलिए कहा जाता है। और इवन ग्रेट वैसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े राजाओं को एक तरीके से वार में डिफीट कर देना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। उसे लोगों के लिए क्या किया ये मायने रखता है। तो बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा वो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अकबर का जो टाइम पीरियड था ये था, इज़ रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर हिज पॉलिटिकल अचीवमेंट्स बट आल्सो फॉर हिज अटेम्प्ट टू प्रमोट रिलीजियस हार्मनी एंड सिंक्रेटिज्म, बस इतना लिखना है, ठीक है। आगे हिज पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड अ मूव अवे फ्रॉम नैरो ऑर्थोडॉक्सी टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव विजन
ऑफ रूल इन अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। तो मतलब वहाँ जो ऑर्थोडॉक्स आपको देखने को मिलेगा, आगे बॉडी में आप मेंशन करेंगे इसी के अकॉर्डिंग कि अकबर की जो थिंकिंग थी वो ऑर्थोडॉक्सी को छोड़ के एक इंक्लूसिव विज़न था जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के लिए बिल्ड किया था। ठीक है, तो अब नाउ जो बॉडी पार्ट होगा वो आपका बेस्ड होना चाहिए इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे पॉलिसी ऑफ सूले कुल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने मेंशन किया पॉलिटिकल अचीवमेंट ही बस रिमार्केबल नहीं था, रिमेंबर नहीं किया था, तो उसकी वजह से अकबर को वो प्रमोट किया रिलीजियस हार्मनी एंड सिंक्रेटिज्म को भी, इसलिए याद किया जाता है। ठीक है, जैसे रिलीजियस हार्मनी एंड सिंक्रेटिज्म, तो पॉलिसी ऑफ सूले कुल जिसे यूनिवर्सल पीस बोला जाता है, तो सेंट्रल टू अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। ठीक है, एडवोकेटेड टॉलरेंस, इक्वल रेस्पेक्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। देखो ये सारी पॉइंट और जो हुए वो आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वैसे याद नहीं आने वाले हैं, याद कब आएंगे जब आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे एवरी डे। ठीक है, जैसे ये 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लिए, अब आपको जो है फ्रेम करना है, आपको लिखना है 5 क्वेश्चन विद इन हाफ एन आवर। ठीक है, ये लेक्चर्स आपको देखना ही देखना है और इसे प्रमोट करना है। ठीक है, ताकि ये जो मोटिवेशन है वो एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कि और चीज़ों को बढ़ाया जाए, क्योंकि इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो एस्पिरेंट हैं वो इंटरेस्ट से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अबॉलिश्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस, जैसे जजिया और पिलग्रिम। तो जजिया और पिलग्रिम टैक्स को अबोलिश कर दिया था अकबर ने। अलाउड फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन फॉर हिंदूज, मुस्लिम, जैन, जोरास्ट्रियंस एंड क्रिश्चियंस। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। अब ऑर्थोडॉक्सी कहाँ लिखा है, ये इंट्रोडक्शन में मेंशन है कि ऑर्थोडॉक्सी को छोड़कर उन्होंने एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो इसके अंडर में ये लिख सकते हो कि अपोज द डोमिनेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स उलेमा। उलेमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा काफ़ी डोमिनेट जो एक नोबल्स थे, तो इन्हें जो है वो अपोज किया। ठीक है, और नए जो रिलीजियस मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थे उन्हें इंक्लूड किया अपने जो रिलीजियस पॉलिसी में। रिप्लेड इस्लामिक शरीयत, अपना खुद का एक इस्लामिक जो रिलीजन बनाया। ठीक है, रिलीजन तो नहीं, एक नया रिलीजन नहीं, उसमें जो शरीयत इस्लामिक शरीयत था उसे वो गाइडिंग प्रिंसिपल था, उसको रिप्लेस करके एक जस्टिस एंड रीजन जो स्टेट लॉज था उसको बिल्ड किया अकबर ने। रिवोक द प्रैक्टिस ऑफ इंस्लेविंग वार प्रिजनर्स, बैंड काउ स्लॉटर, सती को डिस्करेज कर दिया और चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, इंटरफेथ डायलॉग्स, इंटरफेथ मतलब एक दूसरे के जो मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के डायलॉग मतलब कंडक्ट करने लगा। ठीक है, इस्टेब्लिश किया इबादत खाना को एट फतेहपुर सीकरी। देखो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉइंट है, इसे याद रख लेना। इबादत खाना कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, जो बिल्ड करा था अकबर ने 1575 में। इनवाइटेड स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट फेथ्स, जैसे मुस्लिम्स 2 सेक्ट थे, शिया एंड सुन्नी। ठीक है, इनकी हमेशा जो है नहीं पढ़ते थे, हमेशा लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। ठीक है, कि वो मुझसे बड़ा है, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ। हिंदूस, जैन्स, जोरास्ट्रियंस, क्रिश्चियंस एंड अथीस्ट टू डिबेट। ठीक है, दीज डिस्कशंस एक्सपोर्ट हिम टू डाइवर्स रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, डीपनिंग हिज इंटरेस्ट इन सिंक्रेटिज्म। तो यहाँ जो अकबर अपने जो मल्टी रिलीजियस जो वहाँ के हेड थे, फेथ था मल्टी रिलीजियस फेथ, उनको बुलाते थे और इबादत खाना में वो डिस्कशन होता था। ठीक है, कि उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या सही है। ठीक है, और सोसाइटी के लिए क्या मतलब ये सही है, तो ये चीज़ें डिस्कशन होता था। ठीक है, इंगेजमेंट विद अदर रिलीजन्स, ये तो हमने पढ़ लिया। जैसे कि अब इनको जो है अलग अलग कैटेगरी में नहीं डिवाइड करके एक तरीके से हिंदुइज्म जैसे लिखेंगे तो इसमें सीधा लिख देना है। हिंदुइज्म में जैसे मैरिड राजपूत प्रिंसेस से मैरिड किया और हिंदू फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि दिवाली होती थी और होली होती थी, उनमें पार्टिसिपेशन रहता था इस्लाम्स का भी। ठीक है, और अकबर ने ये जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो अपनाया। जैनिज्म में जैसे जैन मंक हीरा विजय सूरी को बुलाया था, सूरी से इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, बैन किया एनिमल स्लॉटर को ऑन सर्टेन डेज, कुछ डेज के लिए एनिमल स्लॉटर बैन कर दिया। जोरास्ट्रियन में जैसे कि सन वर्शिप, फायर रिचुअल
एंड रेवरेंस फॉर लाइट, ये एक्सेप्ट किया अकबर ने, अडॉप्ट कर लिया। क्रिश्चियन में जो उनके जो फेथ थे, जैसे जीसस प्रीस्ट फ्रॉम गोवा वर इनवाइट किया गया। अकबर शोड इंटरेस्ट इन द बाइबल एंड क्रिश्चियन थियोलॉजी। एक समय ऐसा हुआ था कि अकबर जैसे क्रिश्चियन फेथ को अपना लेगा, ठीक है, कि अकबर ने खुद ही मतलब वहाँ के उलेमा जो थे वो ये मान गए थे कि अकबर जो है वो क्रिश्चियन फेथ को अपना लेंगे, लेकिन फिर भी अकबर ने ये चीज़ें नहीं अडॉप्ट किया। दीन इलाही 1582 में इस्टेब्लिश किया, एक नया फेथ था अकबर के लिए। कल्मिनेशन ऑफ अकबर सिंक्रेटिक एफर्ट्स, स्पिरिचुअल ऑर्डर नॉट न्यू रिलीजन, ठीक है, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर था, एक रिलीजन, नया रिलीजन नहीं था। दीन इलाही ड्रॉ एलिमेंट्स फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म एंड जोरास्ट्रियम। देखो ये बार बार चीज़ें आ रही हैं, तो बार बार चीज़ें आपको नहीं लिखना है, ठीक है, बार बार चीज़ें नहीं लिखना है, ये मल्टी रिलीजियस फेथ को लिख देना है। ड्रा एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टी रिलीजियस फेथ, ऐसे चीज़ें आपको एग्जामिनर जो होगा वो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो समझ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स आपको मेंशन करना है। एम्फसाइज एथिकल प्रिंसिपल्स, जैसे पिटी, काइंडनेस, जस्टिस एंड लॉयल्टी टू द एम्परर। मेंबरशिप वाज लिमिटेड, जैसे बीरबल, अबुल फजर और फैजी, यहाँ पर मेंबरशिप बहुत मतलब रेयर केस में मिलती थी, ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाती थी, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन कर देना है। रिलीजियस आर्ट एंड कल्चर, सिंक्रेटिज्म रिफ्लेक्टेड इन आर्किटेक्चर एंड आर्ट, ठीक है, जैसे फतेहपुर सीकरी में ब्लेंड ऑफ पर्सियन, इस्लामिक, हिंदू एंड जैन मोटिव्स। मुगल पेंटिंग फ्यूजन ऑफ पर्सियन एंड इंडियन स्टाइल्स। फोर्ट्रेज पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेशंस, जैसे महाभारता इनटू रजनामा, तो ये ट्रांसलेशन भी किया महाभारत का। तो सीधा रिलीजियस आर्ट एंड कल्चर में अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में जो भी यहाँ पर इबादत खाना बनवाया, रिलीजियस मल्टी रिलीजियस फेथ के जो स्कॉलर्स थे उनको बुलाकर डिस्कशन होता था। मुगल पेंटिंग की बात करें तो जैसे इंडियन स्टाइल और पर्शियन को इन्होंने ब्लेंड किया, फ्यूजन किया। और पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, जैसे महाभारत को रजनामा में इनको ट्रांसलेट किया, महाभारत को, ठीक है, ट्रांसलेट करवाया। कंक्लूजन में सीधा आप बॉडी पार्ट को दे सकते हैं, जैसे कि अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म वाज अ pragmatic response to ruling a diverse subcontinent by emphasizing tolerance, dialogue and ethical governance. He laid the foundation for a relatively stable and inclusive Mughal empire, ठीक है, स्टेबल एंड इंक्लूसिव मुगल एम्पायर। तो दीन इलाही फेल्ड एज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये क्या था, एक रिलीजियस ऑर्डर था, ना कि एक न्यू रिलीजन क्रिएशन नहीं था। अकबर्स ब्रोडर सिंक्रेटिक अप्रोच सुलेकुल रिमेन्स लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री एज एन अर्ली एक्सपेरिमेंट इन सेकुलर एंड प्लूरलिस्टिक गवर्नेंस। तो सीधा आप ये कंक्लूड कर सकते हो बॉडी पार्ट को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, द स्कल्प्टर्स फिल्ड द चंदेल आर्ट फॉर्म विद रेजिलियंट विगर एंड ब्रेड्थ ऑफ लाइफ इलुसिडेट करना है, ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड इलुसिडेट करना है। तो सीधा यहाँ पर स्कल्प्टर्स जो फील्ड करता चंदेल आर्ट फॉर्म में, वो रेजिलियंट विगर और ब्रेड्थ ऑफ लाइफ को शो करता है, ठीक है। तो सीधा आपको आंसर देना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि चंदेल डायनेस्टी, इनकी डायनेस्टी जो थी वो टाइम पीरियड थोड़ा अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं सही, ठीक है। तो चंदेल डायनेस्टी यहाँ के रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में जहाँ है, वहाँ के रूलर्स थे, आर रिनाउंड फॉर देयर पैट्रनेज और टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मोस्ट फेमसली द खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर स्कल्पचर्स आर कंसिडर्ड द पिनेकल ऑफ मेडिवल इंडियन आर्ट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन करना है, चंदेल डायनेस्टी को और उनकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो मोस्ट रिमार्केबल जो टेम्पल है, जैसे खजुराहो टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी मेंशन कर देना है। और उसकी जो थोड़ा सा ये है कि कंसिडर किया जाता है, एक पिनाकल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, रिमार्केबल आर्किटेक्चर कंसिडर किया जाता है उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। जैसे चंदेल स्कल्प्टर्स इन्फ्यूज देयर वर्क विद डायनामिज्म, वाइटलिटी एंड ह्यूमनिज्म, ठीक है। ये चीज़ आपको मेंशन करना है और याद भी कर लेना है, ठीक है, कि चंदेला के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा वो ये चीज़ मेंशन कर देना है आपको, जैसे डायनामिज्म, वाइटलिटी एंड ह्यूमनिज्म,
ठीक है, गोइंग बियॉन्ड स्टैटिक रिलीजियस इमेजरी। तो स्टैटिक रिलीजियस इमेजरी, यहाँ पर इमेज स्टैटिक नहीं हो, वो आज भी क्या शो करती है, वो आज भी एक डायनामिज्म शो करती है, वाइटलिटी जो इम्पॉर्टेंट है, और ह्यूमनिज्म। ठीक है, कैसे मतलब पर्सपेक्टिव होना चाहिए ह्यूमंस का उन मूर्तियों को, उन स्कल्प्टर्स को देख के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेंशन करना है, और इसी बेस पर आपको बॉडी पार्ट बनाना है। जैसे रेजिलियंट विगर, अब यहाँ पर लिखा है ना क्वेश्चन में रेजिलियंट विगर, तो रेजिलियंट विगर और ब्रेड्थ ऑफ लाइफ, दो कीवर्ड हैं, दो कीवर्ड का यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, जैसे रेजिलियंट विगर, एनर्जी एंड डायनामिज्म। ठीक है, रिदमिक मूवमेंट, फिगर्स आर डिपिक्टेड इन लिवली पोस्चर्स, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, डांसिंग, एम्ब्रेसिंग, गिविंग अ सेंस ऑफ मोशन। एरोटिक इमेजरी, मिथुन स्कल्प्टर, देखो मिथुन यहाँ पर इसमें जो खजुराहो टेम्पल है वहाँ पर मिथुना भी पाए जाते हैं स्कल्प्टर्स। नॉट मेयर सेंसुअलिटी बट सिम्बोलिक ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, शक्ति, फर्टिलिटी एंड कॉस्मिक यूनियन। गॉड्स एंड ह्यूमंस अलाइक आर शोन with expressive gestures, mudras and fluid forms portraying vitality rather than rigidity। ठीक है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जैसे कि आप वहाँ पर जो न्यूडिटी है, ठीक है, वल्गरिटी है, वल्गरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि आप वो स्कल्प्टर्स ये शो करते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है दुनिया को देखने का। जो अगर आप इफ़ यू आर वेरी कॉशस इन योर लाइफ, तो अगर आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन, एक इनलाइटनमेंट, तो आप पूरे जो आपके थिंकिंग है, निगेटिविटी की थिंकिंग है, वो आप निकाल के तब इस टेम्पल में, आप इस टेम्पल में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो वो शो करता है ये टेम्पल। नेक्स्ट है ब्रेड्थ ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी ऑफ थीम्स, तो ये डाइवर्सिटी का है, ब्रेड्थ ऑफ लाइफ। जैसे डाइवर्सिटी क्या है, रिलीजियस डिपिक्शंस, डिटीज़ लाइक सैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म एंड शक्तिज्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेकुलर सीन्स, स्कल्पचर्स ऑफ वॉरियर्स, हंटर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड कोर्टिसंस, टीचर्स एंड कॉमन फोक। एरोटिक आर्ट, यहाँ पर एरोटिक आर्ट जो है ना स्कल्पचर्स बनी हुई है, वो हार्डली 10% है खजुराहो के स्कल्पचर्स में। अदरवाइज बहुत सारे स्कल्पचर्स जैसे वॉरियर्स की स्कल्पचर्स, हंटर्स, डांसर्स और बहुत सारे गॉड्स के स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं। ठीक है, तो 10% ऑफ खजुराहो स्कल्पचर्स डिपिक्ट काम, द रेस्ट शो एवरी डे लाइफ, एम्फसाइजिंग बैलेंस ऑफ धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ठीक है, जो 4 आर सत्य हैं, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है खजुराहो टेम्पल में। एनिमल्स एंड नेचर की भी यहाँ पर डिपिक्शन है, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, लायंस, अप्सराज एंड सेलेस्टियल बींग्स, सिम्बलाइजिंग हार्मनी बिटवीन ह्यूमन, डिवाइन एंड नेचुरल वर्ल्ड्स। ओके, ये चीज़ें मेंशन करना है। ह्यूमनिज्म एंड एक्सप्रेसिवनेस, ह्यूमनिज्म जैसे स्कल्पचर्स हैव अ 3 डायमेंशनल क्वालिटी विद रियलिस्टिक एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है कि उसके जो हायरार्की है, एनाटॉमी बनावट है, ऑर्नामेंटेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, फीमेल फिगर्स सुरा सुंदरीस embody grace and sensuality, depicting adorning themselves, playing instruments, looking into mirrors, giving art a human and relatable dimension। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे फीमेल फिगर्स कैसे वहाँ पर एक्सप्रेशन उनका कैसा है, उनका जो एक जेस्चर है वो क्या शो करता है, ये सारी चीज़ें मेंशन करना पड़ेगा। इमोशनल एक्सप्रेशंस रेंज फ्रॉम डिवोशन टू लव, ह्यूमर एंड प्लेफुलनेस। ठीक है, सिम्बोलिज्म एंड फिलॉसफी, erotic and secular motifs coexist with spiritual images, symbolizing the integration of spiritual and worldly life। जो वर्ल्डली लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है उनको एक तरीके से मिक्स करके देखना है, और अगर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव है, अपार्ट फ्रॉम जो आपकी थिंकिंग है वो एक दूसरे से मेल खाती है कि आप इनलाइटेंड पर्सन हैं, तो आप इस चीज़ को इरोटिक और सेकुलर मोटिव्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्कल्पचर्स मिरर द चंदेल वर्ल्ड व्यू, स्कल्पचर्स मिरर द चंदेला वर्ल्ड व्यू, कि चंदेल का जो वर्ल्ड व्यू था वो स्कल्पचर्स जो थे वो मिरर करते हैं, दर्शाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइफ इन इट्स इंटायरिटी, सैक्रेड एंड प्रोफेन। सैक्रेड एंड प्रोफेन का मतलब क्या है कि सैक्रेड जो होता है, जैसे प्रीस्ट होते हैं वो क्या करते हैं,
एक तरीके मतलब सैक्रेड का मतलब एक तरीके से वर्शिप हो गया, ठीक है, वर्शिप हो गया। जैसे टेम्पल में बहुत सारे डीटी होते हैं, ठीक है, वो एक डेमन को हटाने का काम करते हैं। प्रोफेन क्या हो गया, एक प्रीस्ट हो गया जो मतलब दूसरे के जो एक प्रीस्ट नहीं कह सकते, जैसे वो होते ना जो एंशियंट टाइम में ऐसे प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है, निगेटिव तरीके से कि उसके ऊपर वो भूत छोड़ दिया, भूत होते हैं ना, घोस्ट होते हैं, तो उनके ऊपर जाके वो निगेटिव इम्पैक्ट डालें, ठीक है, तो प्रोफेन हो गए। डिवाइन एंड ह्यूमन, डिवाइन लाइक गॉड एंड ह्यूमन मीन्स सिंपल ह्यूमन इज़ वर्दी ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को। इंड्यूरिंग लिगेसी, क्या लिगेसी है चंदेलास की, तो खजुराहो स्कल्पचर्स स्टैंड एज टेस्टिमनी टू द क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ इंडियन स्कल्पटर्स ऑफ दैट एरा। तो उस एरा की जो इंडियन स्कल्पटर्स का जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है खजुराहो स्कल्पचर्स में। देयर आर्ट ट्रांसेंड्स मेयर रिलीजियस फंक्शन एंड सेलिब्रेट्स लाइफ इन इट्स फुलनेस, हिंस डिस्क्राइब्ड एज फिल्ड विद रेजिलियंट विगर एंड बर्थ ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है सिंपल वे में, ठीक है। कंक्लूजन में आपको कंक्लूड करना है, द चंदेला स्कल्पटर्स ऑफ खजुराहो क्रिएटेड नॉट स्टैटिक आइडल्स बट अ लिविंग आर्ट ट्रेडिशन कैप्चरिंग वाइटैलिटी, डाइवर्सिटी एंड यूनिवर्सलिटी through their vigor, dynamic forms and breadth of life, inclusive themes. Vigor means dynamic forms and breadth of life like inclusive themes. They celebrated both the spiritual and worldly, making their आर्ट टाइमलेस, ठीक है। तो सिंपल सा आपको चंदेला स्कल्पचर्स के बारे में जो खजुराहो का टेम्पल है उसके आर्किटेक्चर को सिंपल सा कंक्लूड कर देना है कि ऐसे ऐसे मतलब आज के भी जो और ऐड कर सकते हैं कि आज भी वो रिमार्केबल एक शोपीस है टेम्पल आर्किटेक्चर के तौर पर, कि वो हमें एक तरीके से एक इनलाइटेंड की तरफ ले जाने का काम कर रही है, जो कि हमारे जो प्रीवियस जैसे थिंकिंग या थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स है, वो पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। और आपके जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना है, ठीक है, आपके गवर्नेंस या फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि जीएस पेपर सेकंड में आएगी। और सोशल इश्यूज़ में आप मेंशन कर सकते हैं, इंडियन सोसाइटी में भी इसका मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेंशन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, जो 2024 में यूपीएससी ने पूछा था, बिल्कुल इजी था, केवल हमें कंपेयर करना था, ठीक है। तो वैदिक पीरियड जैसे 15 to 600 BC में है, इनको डिवाइड करता है ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड का टाइम पीरियड मेंशन कर देना है, लेटर वैदिक पीरियड का। और उनका जो कंपेरेटिव स्टडी है हाईलाइट्स सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बोथ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। केवल सोसाइटी एंड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट, केवल पर्सपेक्टिव से ही हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है। तो बॉडी में जैसे सोसाइटी, फर्स्ट वर्ना सिस्टम जैसे यहाँ पर केवल और केवल 3 कैटेगरीज थी, 3 ग्रुप थे, तो ब्राह्मण, राजन्य और विश्व, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम हो गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ये रिजिड और हेयरडिटरी थी, यहाँ पर फ्लेक्सिबल थी, लेकिन यहाँ पर रिजिड हो गई, हेयरडिटरी हो गई। हेयरडिटरी का मतलब क्या है कि राजा का बेटा राजा ही रहेगा, और जो ये 4 फोल्ड डिवीजन है, जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र, कितना भी वो मेहनत करके अब आगे चला जाए, उसकी जो क्लास है, कास्ट है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। वुमेन की पोजीशन, आपको पता है कि वुमेन की पोजीशन कैसे होगी इन ऋग्वेदिक पीरियड। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, यहाँ वुमेन को पार्टिसिपेट करने को मिलता था, पार्टिसिपेशन होता था असेंबलीज और रिचुअल्स के जो भी परफॉर्मेंस होते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते यहाँ पर वुमेन की जो स्टेटस था, जैसे असेंबली में वो बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकती थी, उनका रिचुअल्स परफॉर्मेंस जो है वो कैसा था, जैसे कि बहुत लोअर कैटेगरी में थे, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें मेंशन मतलब प्रैक्टिस होने लगी। पॉलीगैमी इंक्रीज हो गई, चाइल्ड मैरिज की कंडीशन देखने को मिलने लगा, और असेंबली से इंक्लूजन एक्सक्लूड कर दिया गया है वुमेंस को, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो हमें केवल और केवल क्या करना है, हायरार्की देखना है। देखो सोसाइटी में पहले वर्ना सिस्टम कैसा था, पोजीशन ऑफ वुमेन, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ट्राइबल, ऋग्वेदिक सोसाइटी पॉलिटी कैसी थी, ट्राइबल एंड सेमी डेमोक्रेटिक, ठीक है। किंग रूलिंग विद एडवाइस फ्रॉम सभा एंड समिति, तो सभा एंड समिति के हेल्प से किंग
किंग को एडवाइस दिया जाता था, ठीक है, किंग एडवाइस लेता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में मोनार्चिकल है और हेरिडिटरी सोसाइटी पॉलिटी बनने लगी। अब यहाँ पर मोनार्की और हेरिडिटरी, ठीक है, तो किंग अपना जो है एक अलग पर्सपेक्टिव डालेगा कि अब किंग ही रहेगा, ठीक है। जैसे वो एलाबोरेटिक सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाइस को एक तरीके से प्रायोरिटी देने लगा, ठीक है। राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेधा जैसे यज्ञ थे, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने लगा, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे सिंपल वर्शिप होता था, जैसे गॉड सिंपल वर्शिप नेचर पर डिपेंड करते थे। पहले जो ऋग्वेदिक पीरियड में जो लोग थे वो नेचर वर्शिप करते थे, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये रिचुअलिज्म और सेक्रीफाइसेस को प्रायोरिटी देने लगे। ब्राह्मण डोमिनेट करने लगा। ऑल फोर्ड जो सोसाइटी में सबसे ऊपर जो कम्युनिटी थी वो ब्राह्मण्स की होने लगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इकोनॉमी में भी वैसे देखना, जैसे एग्रीकल्चर वर्सेस पास्टोरलिज्म। पास्टोरल सोसाइटी कहाँ होगी? ऋग्वेदिक पीरियड में, क्योंकि लोग जो है एगलिटेरियन सोसाइटी थी और लोग ग्रुप में अपने जो, अब वहाँ पर काऊ का जो मेंशन करते हैं कि काऊ सबसे इम्पॉर्टेंट होती थी, काऊ को एक तरीके से वेल्थ माना जाता था, ठीक है। तो पास्टोरल सोसाइटी थी क्योंकि वो कि मैक्सिमम उनका जो वेल्थ था वो क्या था? कैटल थे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में ये एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया एग्रीकल्चर। एडेड बाय द यूज ऑफ आयरन टूल्स, कृष्णा आया इसे बोलते हैं, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंड एंड प्रॉपर्टी, अब यहाँ लैंड का कंसेप्ट जब आता है ऋग्वेदिक पीरियड में, कम्युनल लैंड ऑनरशिप होता था कि सारे एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप जो भी मतलब एक विलेज मान लो, तो विलेज में लोग रहते थे, तो सारा विलेज सारी कम्युनिटी का ही वो विलेज है, किसी एक का विलेज या किसी एक का जो है लैंड नहीं होगा, वो सारे लोगों का लैंड होगा, ठीक है। विद वेल्थ इन कैटल, केवल उनके जो वेल्थ था वो कैटल होता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में प्राइवेट लैंड ऑनरशिप होने लगा, ठीक है, इमर्ज हुआ। एंड लैंड ग्रांट्स आर मेंशन इंडिकेटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ क्या होने लगा? लैंड जब डिस्ट्रीब्यूट होने लगी तो कुछ लोगों के पास लैंड है, कुछ लोगों के पास लैंड नहीं है, तो लैंड एलिनेशन भी होने लगा, ठीक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि किसी के पास एक राजा है, राजा के पास सारी लैंड है, लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसके पास लैंड नहीं है। ट्रेड एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो ट्रेड ऋग्वेदिक पीरियड में लिमिटेड था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास्टोरल सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर होता नहीं था, इसलिए ट्रेड नहीं पॉसिबल था। लार्जली बार्टर बेस्ड, एक दूसरे कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है, ट्रेड नहीं होता था, बार्टर सिस्टम था। क्राफ्ट्समैन हैड सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। लेटर वैदिक पीरियड में विटनेस किया देखा ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स जैसे वेविंग, पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, मेटल वर्क एंड इमरजेंस ऑफ वनिक्स कहते हैं ट्रेडर्स को, ठीक है। इंगेजिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ठीक है, तो यहाँ पर जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ट्रेड भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। अर्बनाइजेशन की बात करें तो ऋग्वेदिक सेटलमेंट्स वर मेनली रूरल एंड ट्राइबल, तो रूरल और ट्राइबल सोसाइटी थी, क्योंकि यहाँ पर पास्टोरल कम्युनिटी रहती थी, ठीक है। नोमैडिक्स बोल सकते हैं, चरवाहे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में जब महाजनपदेश जैसे बड़े बड़े जो जनपदास थे वो बनने लगे, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोटो अर्बन सेंटर। तो प्रोटो अर्बन सेंटर मतलब विलेज और अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ महाजनपद, और यही प्रोटो अर्बन सेंटर एक तरीके से बड़े बड़े महाजनपद को जन्म दिया, ठीक है। कंक्लूजन में आप सिंपल सा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक पीरियड था वो सिंपल सोसाइटी और सिंपल जो ट्रेड सिस्टम बार्टर सिस्टम, जैसे ट्रेड होता था तो बार्टर में होता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एक तरीके से वो लीड किया, कैसे? एक जैसे ट्रांजिशन है ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे पास्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर, फ्रॉम इगलिटेरियन ट्राइबल सोसाइटी टू स्ट्रेटिफाइड वर्ना सिस्टम, ठीक है, बॉडी पर बेस्ड यहाँ पर कंक्लूड करना है। And from simple nature worship to elaborate ritualism. So these changes provided the social and economic base for the rise of states, cities and new religious philosophical movements in the 6th century BCE, ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन कर देना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का,
तो यहाँ से हम इसे एंड करेंगे, ठीक है। एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवाज ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। तो पल्लवा से कंटेस्ट में ये क्वेश्चन लिखना है, बिल्कुल इजी है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप बिल्कुल इजी तरीके से सिंपल आप सोच के यहाँ पर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, केवल पल्लवास के बारे में लिख देना है और उनकी जो रिमार्केबल हिस्ट्री है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, वो चीज़ें लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, पल्लवाज ऑफ कांची 6th to 9th century CE played a pioneering role in shaping the cultural, artistic and literary landscape of South India. Their patronage marked a transition from rock cut architecture to structural temples and from early Sanskrit scholarship to the flowering of तमिल लिटरेचर, ठीक है। एक संस्कृत से इन्होंने जंप कर दिया तमिल लिटरेचर में, ठीक है। प्राकृत लिटरेचर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन प्राकृत को धीरे धीरे करके कौन रिप्लेस कर दिया, संस्कृत। ब्लेंड ऑफ संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल जो इंट्रोडक्शन है वो ये लिखना है, ठीक है, पल्लवास के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट को लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंट्रोडक्शन। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन है पल्लवास का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, ओके। यहाँ पर लिटरेचर लिखा है, ठीक है, आर्किटेक्चर तो लिटरेचर लिखा है, तो लिटरेचर की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लें तो रॉक कट आर्किटेक्चर, यहाँ पर कुछ किंग का भी नाम भी मेंशन करना, जैसे महेंद्र वर्मन ने क्या किया, तो रॉक कट केव टेम्पल्स महेंद्र वर्मन ने पहली बार बनवाया, जैसे कि मंडगपट्टू केव टेम्पल, फर्स्ट रॉक कट टेम्पल डेडिकेट है ब्रह्मा को, विष्णु और शिवा, ठीक है। ट्राइडिटीज़ है, इनको मेंशन करता है मंडगपट्टू केव टेम्पल। और ये सबसे पहले रॉक कट केव टेम्पल कौन बनाया है, महेंद्र वर्मन। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोनोलिथिक रथाज, जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है, महाबलीपुरम में, ये मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। अब स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जैसे राजसिम्हा जिसे नरसिम्हा वर्मन सेकेंड कहा जाता है, उन्होंने बनवाया एक लैंडमार्क जो आर्किटेक्चर था स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, तो वो स्टोन से बना हुआ था, ठीक है, वो बनाया। जैसे कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में और सोर टेम्पल महाबलीपुरम। सोर टेम्पल कौन बनाया, राजसिम्हा ने। कैलाशनाथ टेम्पल राजसिम्हा ने, ठीक है। तो ये याद रखना। दीज बिकेम मॉडल्स फॉर चोला पांड्या एंड विजयनगर आर्किटेक्चर। तो इन्हीं का ब्लेंड क्या है, कौन मतलब आगे चल के बनवाया, चोला ने, पांड्या ने और विजयनगर जो रूलर्स थे उन्होंने इस आर्किटेक्चर को देख के बनवाया था, ठीक है। आइकोनोग्राफी एंड स्कल्पचर्स डिस्प्लेड ग्रेस, वाइटलिटी एंड नैरेटिव डेप्थ। पैनल्स एट महाबलीपुरम, जैसे डिसेंट ऑफ द गंगा, अर्जुनास पीनेंस, ये नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने इनको बिल्ड करवाया था, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इवोल्यूशन जो हुआ था उनमें कंट्रीब्यूट किया था। अब लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन क्या रहा पल्लवास का, तो संस्कृत लिटरेचर, जैसे पल्लवाज वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ संस्कृत। कोर्ट ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट प्रोड्यूस्ड मट्टविलास प्रहासन, ठीक है, ये याद रख लेना। मट्टविलास प्रहासन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ सैटिरिकल प्ले है। दांडिन एक प्ले है, ऑथर ऑफ द काव्यदर्श के ऑथर दांडिन है, ठीक है। अ वर्क ऑन पॉइटिक्स एंड 10 कुमार चरित फ्लरिश्ड इन पल्लवा कोर्ट, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तमिल लिटरेचर, जैसे तमिल भक्ति लिटरेचर पल्लवा ने इनकरेज किया। नायन मार्स और जो अलवर्स एंड नायन मार्स, ठीक है, नायन मार्स और ये शिव की पूजा करते थे और अलवर्स जो है विष्णु की पूजा करते थे। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रख लेना, ठीक है। कंपोज डिवोशनल हिम्स लेटर कंपाइल्ड एज देवानाम एंड दिव्य प्रबंधन।
कांची बिकेम अ सेंटर फॉर शैवा एंड वैष्णवा भक्ति मूवमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग साउथ इंडियन डिवोशनल कल्चर्स। ये सारी चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल इजी तरीके से मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग, अब एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए तो सबसे पहले यहाँ क्या देखा, लिटरेचर में संस्कृत लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, ठीक है, और एजुकेशन एंड लर्निंग। अब जैसे कांचीपुरम एक इमर्ज हुआ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग का, बोधि धर्मा इनको मतलब ये जो कांचीपुरम है अट्रैक्ट किया बोधि धर्मा, आपने पिक्चर देखी होगी, ठीक है, चाइना वर्सेस समथिंग ऐसा है कुछ, चाइना वर्सेस कुछ है ऐसा है, ठीक है, मूवी का नाम, तो बोधि धर्मा वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंटरेक्शन विद बुद्धिस्ट एंड जैन स्कॉलर्स, ये इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी जो थी ये यहाँ पर देखने को मिलता है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों स्कॉलर्स भी यहाँ पर आते थे। लिगेसी कैसी थी, पल्लवा आर्ट लेड द आर्किटेक्चरल फाउंडेशन फॉर द द्रविडियन टेम्पल स्टाइल परफेक्टेड बाई चोलाज, देयर पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत एंड तमिल enriched इंडियाज लिटरेरी हेरिटेज। महाबलीपुरम रिमेन्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेस्टिफाइंग टू देयर लास्टिंग कंट्रीब्यूशन। देखो ये जो है 10 मार्क का क्वेश्चन थे, सारे 10 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन इतने बड़े बड़े लॉन्ग चीज़ में नहीं लिखना, आपको एक क्रिस्प उनका लिखना है जो कि 5-5, 6-6 वर्ड में होना चाहिए, ठीक है, ईच एंड एवरी लाइन। ओके, कंक्लूड कर सकते हो, द पल्लवाज ऑफ कांची वर ट्रू कल्चरल पायोनियर्स ऑफ साउथ इंडिया बाय इंटीग्रेटिंग रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर एंड फोस्टरिंग बोथ सांस्कृतिक classics and Tamil Bhakti literature. They provide a cultural foundation that shaped the identity of South Indian art, architecture and religious expression for centuries to come. ठीक है, और ये भी मेंशन कर सकते हो कि in the next phase there were the blend of Chola, पांड्या एज वेल एज जो विजयनगर का आर्किटेक्चर था वो किससे मतलब इन्फ्लुएंस था, पल्लवाज आर्किटेक्चर से, तो वो भी मेंशन कर सकते हो कंक्लूजन में, ठीक है, इन द नेक्स्ट जो कह सकते हो डिकेड, नेक्स्ट सेंचुरी में, ठीक है, जब चोलाज, पांड्याज और विजयनगर एम्पायर हुआ, ठीक है, तो ये मेंशन कर सकते हो। और ये जितना भी हमने मेंशन किया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से अगर आप चाहते हैं कि आपको इम्प्रूव करना है अपनी आंसर राइटिंग को, तो दोबारा से इन 5 क्वेश्चन को आप लिखिए, ठीक है, लिख के जज करिए कि आपको ये जितने भी मैं जितना भी डिस्कस किया 48 या फिर 50 मिनट्स में आपको विद इन हाफ एन आवर 30 मिनट्स में क्या आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि 6 मिनट या फिर 7 मिनट मैक्सिमम ले लीजिए, ठीक है, तो 30 से 35 जो मिनट्स हैं उसमें ये 5 क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं। ये चैलेंज है, तो 10-10 मार्क के हैं, ये आप फ्रेम करिए, दोबारा लिखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस अल्टीमेटली प्रैक्टिस करना ही है, तो क्यों ना यहीं पर प्रैक्टिस कर ली जाए, ठीक है। तो चलिए कल डिस्कस करेंगे अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स होंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे 5, वो हम डेली बेसिस पर हम ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।